नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। सबसे पहले बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे। सरकार पर राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा संसद में बोलने की इजाजत दे सरकार। अडानी मामले में पीएम मोदी पर साधा निशाना, बीजेपी का पलटवार, देश के अपमान के लिए माफी मांगे राहुल। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। मनीष सिसोदिया पर जासूसी मामले में सीबीआई ने दर्ज की नई एफआईआर। इधर काम के बदले जमीन घोटाले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। अब 25 मार्च को होंगे सीबीआई के सामने हाजिर। क्रेडिट स्विस संकट में फौरी राहत से बाजार ने ली राहत की सांस। सेंसेक्स निफ्टी में नहीं हुई कोई बड़ी गिरावट, हरे निशान में बंद होने में कामयाब। H3N2 वायरस पर देश भर में अलर्ट, पूरे देश में अब तक 9 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने की हाई लेवल मीटिंग, राज्य में देश के सबसे ज्यादा मरीज। अब मुफ्त में कीजिए आधार कार्ड अपडेट, 3 महीने तक ऑनलाइन अपडेट को लेकर सरकार ने किया फ्री। अभी लगते हैं 50 रुपए चार्ज। सस्ती हुई रोटी, गेहूं की एफसीआई से नीलामी के बाद गेहूं 6 से 8 रुपए किलो तक हुआ सस्ता। इधर इस साल अच्छे उत्पादन का अनुमान। संसद में हंगामा और माफी की मांग के बीच आज राहुल गांधी संसद पहुंचे। राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला से लोकसभा में बोलने के लिए वक्त मांगा है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अडानी को लेकर पीएम मोदी पर भी हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि वो संसद में जवाब देना चाहते हैं लेकिन सरकार उन्हें बोलने नहीं देगी। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है। वहीं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद बीजेपी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को देश से हर हाल में माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जी फिर अवतरित हो गए और अवतरित होते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी की आदत हो गई है, विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता, 140 करोड़ की भावनाओं, संवेदनशीलता का अपमान करेंगे। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए और हम राहुल गांधी की माफीनामा के लिए देश भर में कैंपेन करते रहेंगे। इससे पहले कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि राहुल गांधी की भाषा एंटी इंडिया है। राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता अपने हिसाब से जो भी काम करते हैं, जो बोलते हैं, वो उनका मर्जी है, लेकिन देश को गाली देने का, देश को बदनाम करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये किसी का मर्जी नहीं हो सकता है। तो संसद में आखिर क्यों मचा है इतना हंगामा और कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्यों नहीं हो पा रहा है कोई भी कामकाज? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। इन बड़े सवालों के साथ शाम 7:57 पर संसद ठप, जिम्मेदार कौन? चलिए राजनीति की खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं बाजार की, जहां पर आज वीकली एक्सपायरी तो थी ही, लेकिन साथ में एक राहत की सांस भी आती हुई दिखाई दी। उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिला, लेकिन 5 दिन की गिरावट पर आज ब्रेक लगता हुआ भी दिखाई दिया और बाजार
कह सकते हैं या तो कल के स्तर पर या फिर हल्की सी बढ़त लेकर ही बंद हुए। सेंसेक्स आज 89 अंक चढ़कर 57,635 पे पहुंचा, तो वहीं निफ्टी 13 अंक चढ़कर 16,986 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी एफएमसीजी, रियल्टी और एनर्जी शेयरों में रही। फार्मा, पीएससी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। जानते हैं बाजार का पूरा हाल, हमारे साथ है हमारे सहयोगी सुमित। तो सुमित, एक डर थोड़ा बाजार से जाता रहा जब क्रेडिट स्विस को थोड़ी वहां के सेंट्रल बैंक, स्विट्जरलैंड के बैंक से थोड़ी राहत मिलने की खबर आई, तो बाजार ने भी राहत की सांस ली। कौन से सेक्टर आज के बाजार में सबसे ज्यादा एक्शन में दिखे? देखिए, पहले तो आज क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स के अंदर काफी मोमेंटम था। तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको बीपीसीएल दिखाई पड़ेगा, बढ़िया तेजी यहां पर देखने को मिली, करीब 6.5% का उछाल। नेस्ले 2.5% ऊपर, एशियन पेंट 2.5% ऊपर, एचयूएल करीब 2.25% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में हिंडाल्को, मेटल पूरा, हिंडाल्को 5.5% नीचे, टाटा स्टील 3.5% नीचे, जेएसडब्ल्यू स्टील 2.5% नीचे और इंडसइंड बैंक करीब 2.5% की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स में जी एंटरटेनमेंट, पॉजिटिव न्यूज फ्लोज का इंपैक्ट, एचपीसीएल 6% ऊपर और अरबिंदो फार्मा और पीबी फिनटेक करीब 2.5 से 3.5% चढ़े। मिड कैप गिरने वाले शेयरों में भी जीएसपीएल, ऑयल इंडिया, क्रिसिल और टाटा टेली, कुछ ऐसे नाम जो कि 3.5 से लेकर 5% तक टूटते हुए दिखाई पड़े। मीडिया में आज जी एंटरटेनमेंट चला, नेटवर्क 18, टीवी 18, सन टीवी, कुछ ऐसे नाम जो कि आज हरे निशान में तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। और एफएमसीजी में गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, नेस्ले, ब्रिटानिया, ये कुछ ऐसे नाम जो कि 1.5 से लेकर 3.5% तक की तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो आज एक कुछ हद तक बेटर सेशन कह सकते हैं पिछले कई सेशन के कंपैरिजन में। राइट, धन्यवाद सुमित। अमेरिका के बाद अब यूरोप के बैंकिंग सिस्टम पर भी संकट खड़ा हो गया है। सिलिकॉन वैली बैंक के बाद अब क्रेडिट स्विस के भी डूबने का खतरा है। वजह वही लिक्विडिटी। बैंक डिपॉजिटर्स को रोकने में नाकाम हो रहे हैं। हालांकि स्विस नेशनल बैंक से उसको लाइफलाइन, जैसे हमने आपको बताया, जरूर मिली है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या लाइफलाइन काम आएगी या क्रेडिट स्विस का बच पाना मुश्किल है। क्या है ये क्रेडिट स्विस की पूरी कहानी, बता रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज बाजपेयी। सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने के बाद एक और बैंक के ऊपर डूबने जैसा खतरा आ गया है। उस बैंक का नाम है क्रेडिट स्विस। ये स्विट्जरलैंड का एक बहुत बड़ा बैंक है जो पूरी दुनिया में बहुत सारे कामकाज करता है। सिर्फ बैंकिंग नहीं करता है, इसके साथ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी है इनकी, बहुत सारे मर्जर एक्विजिशंस कराते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। मल्टीनेशनल बैंक है ये और टू बिग टू फेल की कैटेगरी में आता है, लेकिन अब ये शायद फेल होने की कगार पे खड़ा है। दरअसल इसके पास भी वही समस्या आई, डिपॉजिट्स कम होने लगे, बहुत ज़्यादा लोगों ने पैसे निकालने शुरू किए और ये सिलसिला काफ़ी समय से चल रहा था। दिसंबर तिमाही में करीब $100 बिलियन के डिपॉजिट्स लोगों ने इससे विड्रॉ कर लिए और बैंक की हालत बिगड़ती गई। लेकिन कल ट्रिगर तब हुआ जब सऊदी नेशनल बैंक, इस बैंक के एक इन्वेस्टर ने कहा कि वो आगे अब कोई वित्तीय मदद इसकी नहीं करेगा क्योंकि रेगुलेटरी हर्डल हैं, अब उसके लिए बंदिशें हैं। इस खबर के बाद बहुत तेज़ी से बैंक के शेयर में गिरावट आई और बहुत सारे लोग और डिपॉजिट इसमें से निकालने के लिए तैयार हुए और इसका असर पूरे यूरोपीय बाज़ारों में हुआ। ज़बरदस्त गिरावट यूरोपियन मार्केट्स में देखने को मिली, उसके बाद अमेरिकन मार्केट्स में देखने को मिली और एक माहौल ऐसा बना कि शायद एक बड़ी बैंकिंग क्राइसिस या लीमन जैसी क्राइसिस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो स्विट्जरलैंड का सेंट्रल बैंक और वहाँ का जो रेगुलेटर है वो सामने आया और उसने मदद की पेशकश की। उन्होंने कहा कि $54 बिलियन की क्रेडिट लाइन हम देते हैं जिससे जो डिपॉजिटर्स हैं उनकी मदद की जाए और उनका पैसा सेव किया जाए। तो ये क्रेडिट लाइन मिलने की वजह से फिलहाल इसमें कोई बड़ी दिक्कत आती हुई नहीं दिख रही। डिफॉल्ट जैसा खतरा टल गया है, खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये पैसा एक उधार का पैसा है जो सेंट्रल बैंक उसको देगा और ओवर द पीरियड इसका एडजस्टमेंट करना होगा। लेकिन सवाल कई सारे खड़े होते हैं कि क्रेडिट स्विस जैसे बहुत सारे बैंक यूरोप और अमेरिका में है जिनके सामने डिपॉजिट की समस्या खड़ी हो रही है। ये समस्या और इसलिए गंभीर होती जा रही है कि बॉन्ड यील्ड की वजह से जो नुकसान हो रहा है बैंकों का, उसकी वजह से उनकी लिक्विडिटी यानी जो तरलता है वो कम हो रही और लोग पैसे इस डर से निकाल रहे हैं कि छोटा बैंक है तो डूब जाएगा। एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। जेपी मॉर्गन दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। उस बैंक में एक दिन के अंदर $15 बिलियन के नए डिपॉजिट लोगों ने किए क्योंकि उन्होंने छोटे बैंकों से पैसे निकाले और बड़े बैंक में डाले। अब ये सुनने में तो अच्छा लगता है कि आपने बड़े बैंक में डाल दिए, लेकिन अगेन ये एक प्रॉब्लम है। उन छोटे बैंकों के सामने लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आएगी और जेपी मॉर्गन के सामने इतनी मैसिव जो डिपॉजिट्स आएंगे उसको वो कहाँ लगाएंगे? अगेन वो जाके उसी बॉन्ड में लगाएंगे। तो एसेट और लायबिलिटी का मैनेजमेंट गड़बड़ाएगा। ये इस वक्त पूरी दुनिया की
सबसे बड़ी तस्वीर है। दिक्कत यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स में इसका असर देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल के दाम बुरी तरीके से गिरे क्योंकि बैंकिंग क्राइसिस खड़ी हो रही है। आईटी सेक्टर्स के स्टॉक्स में तेज गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि आगे की फाइनेंसिंग में दिक्कत आ सकती है। तो क्या क्रेडिट स्विस या इससे पहले जो और 2-3 बैंक यूएस में प्रॉब्लम में आए हैं, क्या उसकी वजह से पूरी दुनिया में एक ही समस्या बनेगी? अभी ये कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि इस बार की समस्या लीमन से थोड़ा अलग है। लीमन की समस्या बल्क डिपॉजिट और बंडलिंग की थी, इस बार की समस्या डिपॉजिट निकलने की है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आती हुई दिख रही है। तो लगता ऐसा है कि शायद ये संभल जाएगी अगर फेड की तरफ से कोई बहुत हार्श कदम नहीं हुआ, लेकिन नज़र बनाए रखना होगा क्योंकि ये समस्या काफ़ी गंभीर है। चलिए, नजर बना के रखनी होगी क्योंकि वाकई एक बड़ा वित्तीय संकट है और क्या इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर आएगा, ये बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन हम यहाँ खबरों में आगे बढ़ेंगे। आईटीसी अगले सप्ताह से देश में पहली बार पनीर स्लाइस लॉन्च करने जा रही है। आईटीसी का क्या है ये प्लान, और इस पर हमारे संवाददाता केतन जोशी ने बात की है कंपनी के डेयरी डिवीजन के सीओओ संजय सिंघल से। आईटीसी डेयरी के सीओओ इस वक्त हमारे साथ है। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर बताइए कि हम जो डेयरी में नया प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च करने वाले हैं और उसकी क्या स्पेशलिटी होगी? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आईटीसी ने डेयरी में कुछ 5 साल पहले ईस्ट इंडिया में बिहार और बंगाल में शुरू किया था, और एक नए प्लेयर होने की वजह से जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उस पर हमने फोकस किया है। जैसे कि अभी रिसेंटली हमने इंडिया का फर्स्ट लैक्टोज फ्री मिल्क, जो कि लोगों को दूध पीने से तकलीफ होती है, उसके लिए लॉन्च किया था। उसके अलावा लस्सी में हमने बहुत वेरिएंट लॉन्च किए हैं, रोज़ लस्सी, मैंगो लस्सी। बिहार में लीची बहुत अच्छी उगती है तो हमने लीची लस्सी लॉन्च किया है। जैसे हमारा ये एक मैंगो लस्सी है आशीर्वाद के नाम से जो हम बेच रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि इंडिया में ज़्यादातर लोग, कई लोग वेजिटेरियन होते हैं, तो उनके लिए मीट वगैरह तो ऑप्शन नहीं होता है, चिकन ऑप्शन नहीं होता है, और प्रोटीन डेफिशिएंसी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो वो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा आपको? दूध से और पनीर से मिलेगा। तो पनीर हम बेचते हैं। इंडिया में लोग पनीर खाते हैं, हेल्दी माना जाता है, पर पनीर में एक प्रॉब्लम है कि पनीर कन्वीनियंट नहीं होता है, और चीज़ जो होती है कन्वीनियंट होता है। चीज़ का चीज़ स्लाइस होता है, बच्चे सैंडविच में खा जाते हैं। तो अभी हम लॉन्च कर रहे हैं इंडिया का पहला पनीर स्लाइस। तो वो स्लाइस आएगा ऐसा, उसको आप बस उठाइए, सैंडविच के बीच में लगाइए, पकौड़ा बना दीजिए, रोटी के बीच में लगा लीजिए, मसाला लगा दीजिए। सर ये स्लाइस है, वो प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो कितना पहले हमने टारगेट रखा है और कौन से मार्केट में किसके साथ हम उतारेंगे? बेसिकली अभी तो ये हम शुरू करेंगे, हम दिल्ली और बॉम्बे से शुरू कर रहे हैं, और हम, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल बहुत जरूरी है पनीर का, तो हम लोग अभी रिलायंस के साथ में उनके मॉडर्न ट्रेड के आउटलेट्स में शुरू करेंगे। और जहाँ तक क्वान्टिटी की बात है, आई थिंक दैट अराउंड 400 से 500 दुकानें रिलायंस की अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में वो बेचना शुरू कर देंगी। नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई के समन का सामना कर रहे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अब दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने समन खारिज करने की उनकी अपील को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने उन्हें 25 मार्च को सीबीआई दफ्तर में पेश होने का आदेश दिया है। हालांकि इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से तेजस्वी यादव को राहत बस इतनी मिली है कि उन्हें फिलहाल इसी महीने सीबीआई गिरफ्तार नहीं करेगी। इसका भरोसा सीबीआई ने कोर्ट को दिया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती के मंदिर में जलाभिषेक करने पर विवाद हो गया है। महबूबा मंगलवार को पुंछ के नवग्रह मंदिर पहुंची थी। वो पूरे मंदिर में घूमी और शिवलिंग पर जल चढ़ाया। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसे इस्लाम के खिलाफ बता दिया। धर्मगुरुओं का कहना है कि मुफ्ती को मुसलमान होकर ऐसा नहीं करना चाहिए था। मंदिर में पूजा करने पर महबूबा मुफ्ती ने अब सफाई दी है। उनका कहना है कि वो धर्मनिरपेक्ष देश में रहती हैं। मंदिर में जल चढ़ाना उनका एक व्यक्तिगत मामला है और इस पर वो बहस नहीं होनी चाहिए। हम एक सेक्युलर मुल्क में रहते हैं जहां गंगा जमुना तहजीब है। वहां हमारे जो यशपाल शर्मा ने वो मंदिर बनाया है और उनके बेटे चाहते थे मैं अंदर जाके देखूं, तो मैंने मंदिर देखा जो उन्होंने बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया, बड़ा पुंछ वालों ने बहुत दिल खोल के पैसा दिया है। और उसके बाद वहां किसी ने मेरे हाथ में बड़ी श्रद्धा से पानी का लोटा रख दिया कि आप इस पे डालिए। तो जब कोई इतनी श्रद्धा से, इतनी प्यार से आपसे कोई बात करे तो आप तो उसको दिल तो नहीं तोड़ेंगे, नहीं मैं नहीं डालूंगी। तो उन्होंने कहा तो मैंने डाल दिया।
चलिए यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार बात करेंगे H3N2 की। कैसे ये वायरस अब कोविड की तरह बन गया है सिरदर्द। H3N2 वायरस से देश में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में H3N2 वायरस का खतरा बढ़ गया है। वायरस का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में है। यहां अब तक H3N2 के 58 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही H1N1 यानी स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और कोरोना के मामले भी बढ़ गए हैं। अहमदनगर में एक मेडिकल स्टूडेंट की मौत भी हो गई है। इसमें H3N2 के साथ कोविड का संक्रमण भी मिला है। राज्य में इन्फ्लुएंजा H3N2 के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ एक अहम मीटिंग भी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मार्च अंत तक H3N2 के मामलों में कमी आने की उम्मीद है। तो H3N2 वायरस है कितना डेंजरस और इससे कैसे बचा जाए, जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। H3N2 वायरस कितना डेंजरस। न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित है। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। कला की कद्र वक्त के साथ बढ़ती है और इस बात को डॉक्टर स्माइल खत्री ने अपने अडिग विश्वास और प्रयत्नों से सिद्ध करके दिखाया है। अजरक जो है वो हमारा वंश परंपरा से काम चला रहा है और ये अजरक करीब 4,500 साल पुरानी कला है। जब 2001 में भूकंप के चलते कच्छ के कई गांव नष्ट हो गए तो डॉक्टर स्माइल अपना निश्चय, अपनी कला और अपने लोगों को साथ लेकर अजरकपुर चले आए। उनका सामना और कई भी मुश्किलों से हुआ। एक तरफ जहां अजरक समय और धैर्य की मांग करता है, वहीं दूसरी ओर मशीनी छपे कपड़ों का उत्पादन और प्रचलन दोनों ही तेज हो रहा था। पर विजय समस्या में अवसर खोजने से आती है। यूरोप में क्या हुआ, 1840 में इन लोगों ने पहले 2 रंग बनाए थे, एक इंडिको, एक अलीसरीन। इसके बाद कलर की दुनिया में ये लोग विकास करते गए और जहर डालते गए अंदर, तो नतीजा ये हुआ कि चमड़ी का कैंसर यूरोप में बढ़ गया। हमारे पिताजी को ये नेचुरल डाई का थोड़ा नॉलेज था, तो उनको ऐसा हुआ कि बच्चों को ये सिखाएं तो कभी काम आएगा। तो इसमें फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग ये जहर से बचे, हमारे ग्राहक भी बचे और एक तरह का जो मैं लोगों को बताता था उसमें एक तरह का अजरक का मार्केट हो गया। इस लुप्त होती कला के संरक्षण के लिए और अन्य अजरक कलाकारों को रोजगार प्रदान करने के लिए डॉक्टर स्माइल ने अपनी खुद की कार्यशाला को स्थापित करने का निर्णय लिया और ये साबित कर दिखाया कि कला हमेशा अमर होती है। इसके लिए उन्हें 2003 में मोफर्ट यूनिवर्सिटी लेसेस्टर यूके से डायरेक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया एवं उन्होंने यूनेस्को अवार्ड सील ऑफ एक्सेलेंस भी जीता। तो राइजिंग इंडिया रियल हीरोज की हमारी एक खास सीरीज है। एक से बढ़कर एक स्टोरीज आपके लिए लेकर आएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से हमारे रियल हीरोज हमारे देश को आगे बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेंगे इजाजत, नमस्कार।